और आज का हमारा मुद्दा है निजीकरण जरूरी या मजबूरी। जी हाँ, मोदी सरकार ने एक बार फिर से इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो उनके जो निजीकरण का एजेंडा है उसको पीछे नहीं करेंगे, बल्कि इस पर वो आगे ही बढ़ते जाएंगे। और सीतारमण, वित्त मंत्री सीतारमण ने साफ कर दिया है कि 7 कंपनियां जो सरकारी कंपनी है, पीएसयू है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उनको निजीकरण करके उन निजी हाथों में सौंपा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक और जहां पूरे देश में निजीकरण का विरोध हो रहा है, वहीं सरकार इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार है तो उसने जरूर कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। अब क्या सोचा है, सरकार की मंशा क्या है, किस तरह से वो अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, किस तरह से इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहते हैं, ये सरकार जाने। लेकिन आम जनमानस की बात करें, कुछ जो लोगों की बात करें, तो उनका मानना यही है कि ये उचित नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार हम लोगों ने सरकारी कंपनियां बनाई और मोदी जी ये कंपनियां बेच रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी विपक्ष के इतने दबाव के बावजूद क्यों विपक्ष के इतने क्यों सरकार आगे कदम बढ़ा रही है और क्यों नहीं कदम पीछे कर रही, क्या है उसकी मंशा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। निर्मला सीतारमण ने जिन कंपनियों के निजीकरण का ऐलान किया है उनमें बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एयर इंडिया, आईडीबीआई, एससीआई यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल और पवन हंस हैं। जबकि भारत के 75 साल बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बैठक में मौजूद उद्योगपतियों और औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों से कहा था कि आप सभी के प्रयासों से एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 7 सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा। एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, कॉनकोर, एलआईसी आदि के प्राइवेटाइजेशन का ऐलान किया। इससे पहले सरकारी कंपनियां बनाई गईं और अब बेची जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण का समर्थन करते हुए कहा था कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है। मोदी ने कहा कि सरकार के पास कई ऐसी कंपनियां हैं जिसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है या वो बेकार पड़ी हुई हैं। ऐसी 100 परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण कर 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपक्रमों और कंपनियों को समर्थन देना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सरकार इनका स्वामित्व अपने पास रखे। मोदी ने कहा कि सरकार रणनीतिक क्षेत्रों में कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में सरकारी इकाइयों का निजीकरण करने को प्रतिबद्ध है। घाटे वाले उपक्रमों को करदाताओं के पैसे के जरिए चलाने से संसाधन बेकार होते हैं। इन संसाधनों का इस्तेमाल जन कल्याण योजनाओं पर किया जा सकता है, लेकिन इसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सरकारी उद्यमों का निजीकरण सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सरकार का कहना है कि व्यवसाय करना हमारा काम नहीं है, जो कि लोगों के गले नहीं उतर रहा है, लेकिन सरकार के फैसले को मानना मजबूरी है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। हमारे साथ फिल वक्त दो बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सचिन रावत जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। रघुनंदन भदौरिया साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रघुनंदन जी आपका भी बहुत स्वागत है। सचिन रावत जी अपना ऑडियो खोल। सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार निजीकरण के लिए कदम आगे बढ़ा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए प्रदीप जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में लगातार जो कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए नवरत्न कंपनियां दी थी, जिसमें बहुत सारी कंपनियां थी और उसमें करोड़ों लोग रोजगार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से 14 के बाद में मोदी सरकार बनी,
लगातार कंपनियों का निजीकरण होता जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आप निजीकरण करके वहां के जो कर्मचारी हैं उनको आप बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रदीप जी, कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल के समय 5 करोड़ लोगों को नौकरी अपनी गंवानी पड़ी और उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने एयरपोर्ट, एयर इंडिया, बीएसएनएल और 3-4 कंपनियों को निजीकरण करने का काम किया। तो आज मैं कह सकता हूं कि लगातार मोदी सरकार के द्वारा जितनी सरकारी कंपनियां थी और कंपनियां जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी उनका लगातार निजीकरण किया जा रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी रैली में कहते हैं कि हम निजीकरण का विरोध करते हैं। कई रैलियों में उन्होंने अपनी बात कही। निर्मला सीतारमण जो मंत्री है वो लगातार निजीकरण करती हुई जा रही है। आप निजीकरण कर देंगे, रोजगार खत्म हो जाएंगे। जो कर्मचारी व्यापार कर रहा है, उसमें रोजगार कर रहा है, उसका व्यापार रोजगार खत्म हो जाएगा तो कैसे कंपनियां चलेंगी? आप प्राइवेट कर देंगे, प्राइवेट सेक्टर में तब्दील हो जाएंगे। आपकी यही मंशा है कि जितने रोजगार हैं, जितनी कंपनियां हैं, उसको चौपट कर दो, जिससे कि अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो जाए और आने वाले समय में देश जो है 50 साल पीछे चला जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। आपने देखा होगा जिस तरह से स्कूटर इंडिया जो लखनऊ से लगी हुई है प्रदीप जी, उसमें पिछले वर्ष निजीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने सबसे पहले मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ और जितने श्रमिक भाई आंदोलन कर रहे थे उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदीप जी, आपके चैनल ने भी स्कूटर इंडिया का मामला उठाया। कानपुर में जो लाल इमली फैक्ट्री है उसमें भी ऐसी मंशा के द्वारा निजीकरण करने का काम किया गया था। तब लाल इमली के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन को मजबूर थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने मुखर होकर के मोदी सरकार और योगी सरकार से सवाल किया था। हम लोग लगातार इन मुद्दों पे सरकार से सवाल करते, लेकिन सरकार लगातार देश को गर्क में डाल रही। तो आज मैं कह सकता हूं कि जनता जनार्दन है, जनता लगातार देख रही है। आप किसी का व्यापार छीनेंगे तो यही व्यक्ति, यही लोग आपकी सरकार की कुर्सी छीनने का काम जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक बने रहिए हमारे साथ में। रघुनंदन भदौरिया जी, आपने सुना सचिन रावत जी क्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो गाल बजा रहे हैं, लाल इमली कब बंद हुई थी, कानपुर की मिलें कब बंद हुई थी, इनसे पूछो सरकार किसकी थी जब सारी मिलें बंद हुई। रघुनंदन जी सामने से अंगूठा हटा लीजिए आप। हाँ, इनको अभी ये नहीं मालूम है कि कानपुर की मिलें कांग्रेस ने और वो लाल झंडे ने, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, बंद कर दिया। भाई कोई मिल कोई भी तब चलेगी जब फायदे में होगी, और हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसे राष्ट्र के लिए हम लोग राजनीति करते हैं, तो राष्ट्र के लिए किया तो धारा 370-35 हमने हटाया। हर व्यक्ति भारत का जाए वहां, अपना व्यापार करे, फैक्ट्री लगावे और अपने मकान बनावे, बच्चों को वहां घुमावे और निजे अपने मकान में रहे। राष्ट्र की जब सोच होगी तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जिन जिन कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में घाटा हो रहा है, सरकार कब तक देगी, कहां से लाएगी? सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए सम्मान निधि दे रही है, बहनों के लिए शौचालय दे रही है, बहनों के लिए गैस दे रही है। आप समझिए ना, गरीब आदमी को 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार रुपया बैंकों से कर्ज दे रही कि किसी तरह से इनका उद्धार हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो टीम काम कर रही है, उसमें बहन सीतारमण हमारी जो वित्त मंत्री हैं, कुछ तो सोचे होगा। इनसे ये पूछो कोई चीज है, विचार तो चिल्लाओ नहीं, विचार दो कि ये ऐसा हो सकता है। अब बोले सबसे पहले लल्लू ने उठाया था, लल्लू मेरे साथ विधायक रहे हैं। उठाना नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अगर कोई चीज उठाता है तो विकल्प साथ रहता है, जवाब देता है। आप विकल्प दीजिए, क्या इसका विकल्प है? नहीं है विकल्प।
केवल है क्या दाल पुलाव। सचिन जी आपके पास आऊंगा, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। रघुनंदन जी आऊंगा आपके पास, आपका समय पूरा हो गया है। हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से रोहित सक्सेना जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है रोहित जी आपका। बहुत बहुत नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं आप? आपने देखा कि रघुनंदन भदौरिया जी कह रहे हैं कि देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने के लिए ही ये निजीकरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले सवाल तो मेरा रघुनंदन जी से ये है कि चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन क्यों होता है, मुझे इसके बारे में बताएं। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, या ये जो कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ें लॉस में चल रही हैं, उनको फ़ायदे में लाने के लिए किया जा रहा है। हो सकता है उनका विचार यही हो। मैं इनका थोड़ा सा मेरे हिसाब से मैं जनरल नॉलेज में इनको मजबूत कर दूं। भारत पेट्रोलियम जो है, BPCL, वो भी नफ़े में है। आप ऑनलाइन है, चेक कर सकते हैं। रही बात LIC की, LIC ने 300% ग्रोथ करी है व्यापार में, और 2.1 करोड़ की पॉलिसी पिछले वित्त वर्ष में बेची है, जिसके थ्रू 56,406 करोड़ रुपए प्रीमियम से लाया गया है, यानी नफ़े में खड़ी हुई है। अब आते हैं एयर इंडिया पे। आपको याद होगा 2014 के पहले जब नरेश गोयल जेट के मालिक थे, तो एक मुद्दा बहुत उठा था कि जेट को जो एयर इंडिया का पीक फ्लाइंग टाइम होता है, वो पिछली सरकार के साथ गठबंधन करके या सेटिंग करके, जो भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू सारे पीक फ्लाइंग आवर्स दे दिए गए थे, जिसका मेन कारण था इंडियन एयरलाइंस नुकसान में आई। इस समय आप देखिए इंडिगो को सारे पीक फ्लाइंग टाइम दिए गए हैं। तो समस्या कहाँ है? ये बात को समझते नहीं हैं। इनको केवल ये बोलना होता है कि इनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आप मुझे बताइए, हम लोग जब छोटे थे, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता था डाक सेवा, जिसके थ्रू चिट्ठी आती थी। तो इन्होंने कहा इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि चिट्ठी अब नहीं आती, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना हो गया है। आप मुझे बताइए, अगर ये दूरदर्शी थे तो इन्होंने उस डिपार्टमेंट को कोरियर सर्विस में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? इनकी जो कोरियर कंपनी होती, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरियर कंपनी होती। आज कोरियर के सारे व्यवसायी जितने भी इस व्यवसाय में हैं, सारे मुनाफे में बैठे हैं, इन्होंने उठा के बंद कर दिया। अब आते हैं BSNL पे। BSNL को ये हमेशा कह रहे हैं कि नहीं भाई घाटे में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। क्यों घाटे में जा रहा है, इसके पीछे आपने कोशिश करी जानने की? आज मुझे बताइए, एक प्राइवेट कंपनी को आपने सपोर्ट किया है, वो BTS, BSC, MSC और सब्सक्राइबर बेस किसका यूज कर रही है? जब वो नफे में जा सकती है, आप उसके पिछली तिमाही के आंकड़े उठा के देख लिए, वो नफे में बैठी हुई है, तो ये क्यों नहीं जा सकते हैं? समस्या क्या है प्रदीप जी? मैं आपको मुझे खत्म कर लें दीजिए, थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, क्योंकि मैं आंकड़ों पे बात करता हूं। आप देखें, मैं हवा वाली बातें नहीं करता हूं, मेरी सरकार ये कर रही है, मैं आंकड़ों पे बात करता हूं। समस्या कहां है कि ये चीजों को सही ट्रैक पे नहीं लाते हैं। अगर इनका ये कहना है कि वो काम नहीं कर रहे हैं इसलिए प्राइवेटाइज किया जा रहा है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, तो फिर मेरे हिसाब से सत्ता की भी प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि फिर नेता भी काम नहीं कर रहे हैं। वहां फिर राज प्रधानमंत्री का ना होकर के CEO को बैठना चाहिए, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो बताएगा कि नहीं, मुझे इस साल मैंने ये काम किया, मेरा अप्रेजल इस बेस पे हो। तो ये हवाबाजी वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी एक चश्मे से चीजों को देख रहे हैं, तो बताइए राजनीति में क्यों ये बात चल रही कि 150 विधायकों के टिकट ही बदल दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया? तो उसको भी प्राइवेट कर दीजिए ना, CEO, CO, GM, ये चलाए ना सत्ता को। समस्या क्या है? ये चीजों का हल नहीं चाहते हैं, ये चीजों को खराब करना चाहते हैं। अगर ये हल चाह रहे होते तो जो इतने मैंने उदाहरण दिए हैं उसके मेरे पास दस्तावेज है, गूगल पे उपलब्ध है, मेरे घर के दस्तावेज नहीं है, आप चेक कर लीजिए। अगर ये रातों रात बंद कर सकते हैं 370 की, एक मिनट मुझे और दीजिए, 1 मिनट प्रदीप जी और दीजिए। इन्होंने धारा 370 की बात कही, अभी पिछले महीने POK में 70 में से 45 सीटों पे चुनाव करा लिया गया। बताइए बीजेपी क्या कर पाई? चुनावों को रोक पाई क्या? तो फालतू की बातें करने से चैनल पे कुछ नहीं होता। दस्तावेज, जनरल नॉलेज सारा होना चाहिए। आप दस्तावेज प्रस्तुत करिए, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कि आप ठीक करें कि ये सारे जो जितने भी डाटा हैं, क्योंकि ये सारी जितनी कंपनी है वो सब मुनाफे में है, कहीं कोई घाटे में नहीं है। LIC लगातार मुनाफा कर रही है, तो BPL लगातार मुनाफा कर रही है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, KK गौतम, कमलाकांत गौतम साहब जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत स्वागत है KK गौतम साहब आपका। और आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि सरकार निजीकरण कर रही है जी। निजीकरण करने से देश में एक आवाम की जो मांग है, कमलाकांत गौतम जी हम आपके पास आएंगे,
उससे पहले सचिन जी के पास चलेंगे। सचिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मैं प्रदीप जी ये कहना चाह रहा था कि रघुनंदन जी कह रहे थे विकल्प क्या है। विकल्प के तौर पे कांग्रेस पार्टी है। जब आजादी के बाद में हमने नवरत्न कंपनियां बनाई, तब हमने जनता के लिए ही तो काम किया। लेकिन आप लगातार उनको प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, निजीकरण करते जा रहे हैं, बेचते जा रहे हैं। किस आधार पर बेचते जा रहे हैं? मोदी जी ने क्या बनाया है? मोदी जी उसको नहीं बेच पाएंगे जो बनाए, क्योंकि बनाया ही नहीं कुछ। और जहां तक विधायकों की बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा सही करूंगा। सचिन जी, मैं आपको थोड़ा सही करना चाहूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने बड़े अच्छे काम करे हैं, तो एयर इंडिया के नुकसान की शुरुआत आपके दौर से शुरू हुई है। 2013 का जो आंकड़ा था जेट एयरवेज का, उसने 891 करोड़ का नुकसान दिखाया था। आपको पता है ये? बिल्कुल, रोहित जी सचिन जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। वो आपने जेट एयरवेज को दे दिए थे, आपने सारे पीक फ्लाइंग टाइम। सचिन जी, मेरी बात सुनिए। जो एयर इंडिया के नुकसान की शुरुआत हुई वो आप ही की सरकार से शुरू हुई है। आपने सारे पीक फ्लाइट टाइम जेट एयरवेज को दे दिए थे, जिसने सारे घोटाले करने के बाद 2013 में अपनी जब बैलेंस शीट नरेश गोयल ने शेयर, अरे सुन लीजिए, मैं आंकड़ों की बात करता हूं। भैया आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जनता देखती है उत्तर प्रदेश की, आप लोग फ्री बिजली का सगुफा दिल्ली में आप कैसे कह रहे हैं? जनता ने देख के तो आपको उत्तर प्रदेश साइड ले लिया। अच्छा रोहित सक्सेना जी, मैं सचिन जी रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भ्रष्टाचार के नाम पर सचिन जी रुकिए, मैं आप लोग भ्रष्टाचार के साथ मिल गए। सचिन रावत जी, आज जो है आपके के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता आपके कारनामे को जानती है। आप लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। सचिन जी, मुझे रोहित सक्सेना जी के पास में जाना है, आप रुकिए। रोहित सक्सेना जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, ये बात सच है, मुझे भी पता है कि सारे डाटा उपलब्ध हैं, सारे इसमें यूट्यूब में सारे डाटा उपलब्ध है। सवाल ये है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, फिर आखिर ये निजीकरण के लिए क्यों जा रहे हैं? आपको कहीं इसको प्रदीप जी लिख लीजिए, जब बीपीसीएल बिकेगा तो इसको खरीदने वाला रिलायंस रिफाइनरी होगा, ठीक है ना। आज आपको पता है देश के बीमा का 81%, 81% व्यापार एलआईसी द्वारा होता है। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि देश का इतना बड़ा परसेंटेज व्यापार करने वाली कंपनी को आप प्राइवेट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों का स्वार्थ साधना है। समस्या प्रदीप जी ये है कि ये सिर्फ, अगर आप मुझे बताइए कंपनी लॉस में होती, काम परफॉर्म नहीं कर रही होती, आप तब करते तो हो सकता मैं भी इस बात का समर्थन करता। लेकिन जब 81% व्यापार, मतलब 100 रुपए का व्यापार अगर देश में बीमा कंपनी का हो रहा है, तो उसमें से 81%, 81 रुपए का व्यापार एलआईसी कर रही है, आप इसको भी किसी निजी हाथों में सौंप देंगे बीपीसीएल के लिए। अच्छा, एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसी मार्च में सदन ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने सदन में यह बात बोली है कि एलआईसी का निजीकरण होने नहीं जा रहा है, यह अफवाह है। तो अफवाह कौन थी? वो थी या अफवाह ये है? मुझे ये बताइए आप। समस्या प्रदीप जी यही है कि जब आप पॉलिटिकल विल किसी चीज के लिए रखेंगे, वो चीजें सुधारी जा सकती है। बंद करना समाधान नहीं है। आपने ही तो ये चीज लागू करी थी कि 9 बजे आकर के सारे कर्मचारी पंच करेंगे। रोहित जी सवाल सुनिए, आप सवाल नहीं सुन रहे जी, आपका आवाज नहीं, मुझे वॉइस आउटपुट नहीं है आपका, बताइए। हाँ ठीक है, सवाल मेरा ये है, ये सारे सवाल हैं, इसीलिए मैं भी ये डिबेट कर रहा हूँ कि सारी चीजें जब प्रॉफिट में जा रही है, ज्यादातर कंपनियां प्रॉफिट में है एयर इंडिया को छोड़ करके, उसके बाद सरकार निजीकरण क्यों कर रही है? इसके पीछे का उसका मकसद क्या है? दोस्तों को फायदा पहुंचाना। तेरी मेरी दोस्ती, मैं सत्ता, तू व्यापारी, तुझे फायदा पहुंचाऊंगा, खत्म। रघुनंदन भदौरिया, ठीक है रघुनंदन भदौरिया जी, सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब सारी कंपनियां बड़े बड़े मुनाफे दे रही हैं, तो सरकार निजीकरण के लिए क्यों जा रही है? और रोहित सक्सेना आरोप लगा रहे हैं कि अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए आप ये कर रहे हैं। इनके तो आरोप वो भी है कि पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, पीओके में यहाँ कह रहे हैं, तो इनके पास तो वो सारी चीजें हैं जो सारी व्यवस्था बिगाड़ने वालों के ये साथी हैं। इनको ये नहीं मालूम है पीओके में चुनाव हो रहा है, ये कहो जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव हो, व्यवस्था हो। नहीं रघुनंदन भदौरिया जी, ये जवाब नहीं है, जवाब इस पर चाहिए कि आखिर ये निजीकरण क्यों?
ये जरूरी है या मजबूरी है? रोहित सक्सेना जी का साफ आरोप है कि आप अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कर रहे हैं। बीपीसीएल रिलायंस खरीदेगा, आप देख लीजिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है ये। भाई ये गाल बजा रहे हैं, इनको बजाने दीजिए। कहीं न कहीं आज भारत की वित्त मंत्री हैं जिनके रघुनंदन जी आपको रोकना पड़ेगा, वक्त एक ब्रेक का चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि बिल्कुल सच बात है और पूरे डेटा उपलब्ध है, इंटरनेट पर पूरे डेटा उपलब्ध है। लगातार ये कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं, 300% का मुनाफा सरकार को दे रही हैं। ऐसे में इन कंपनियों को क्यों बेचा जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है और यही कारण है कि हम सवाल उठा रहे हैं कि ये निजीकरण जरूरी है या मजबूरी है। मजबूरी क्या है? रोहित सक्सेना कह रहे हैं कि अपने दोस्त यारों को मोबिलाइज करना है, ये इसीलिए ये बेची जा रही है। तो क्या यही एक मजबूरी है या और भी मजबूरियां हैं? चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। उत्तराखंड में कोविड महामारी के कारण आर्थिक संकट झेल रहे पर्यटन क्षेत्र के 1,63,000 से अधिक लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। पैसों का भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में होगा। धामी सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में राहत और प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित किया है। 3,73,000 से अधिक लोग होंगे सीधे तौर पर लाभान्वित। पैकेज के तहत आशा और आंगनवाड़ी वर्करों को 5 महीने तक 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को 3,000 रुपए और चिकित्सकों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। राज्य में चिकित्सा सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों के लिए कुल 140 करोड़ की रकम जारी की गई है। युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री का खास फोकस। विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 22,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी गई है। अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए और MBBS इंटर्न चिकित्सकों का स्टाइपेंड 7,500 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए UPSC, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA और CDS की प्राथमिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी ताकि आगे परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत न आए। धामी सरकार के इन फैसलों का राज्यवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनकी नवजात बालिका शिशु के सुरक्षित भविष्य के लिए बेहद लाभकारी है। माँ और नवजात बालिका शिशु की अतिरिक्त देखभाल, पोषक आहार, स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है
जिस क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे हों, देश के अंदर पायलट से लेकर इंजीनियर से लेकर डॉक्टर से लेकर चाहे सरकारी चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हों। महालक्ष्मी किट में राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सूखे मेवे, गर्म कपड़े, सैनिटरी नैपकिन, कंबल शॉल, साबुन और सरसों का तेल दे रही है। वहीं कन्या शिशु को गर्म कपड़े, टॉवल, टीकाकरण कार्ड और बेबी साबुन, बेबी ऑयल दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का उद्देश्य राज्य में लैंगिक असमानता को खत्म करते हुए बेटियों के लालन पालन को प्रोत्साहित कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महालक्ष्मी किट पाकर आज महिलाएं भी बेहद खुश और संतुष्ट हैं। बहुत फायदेमंद है और किट में इसमें बच्चे का सामान भी है और हमारे लिए भी बहुत सारे सामान है जो कि हमें यूज़ में डेली यूज़ में यूज़ करना ही होता है बच्चे के लिए, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल है। बेटियों के लिए बहुत फ़ायदा है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली है माताओं को और बच्चे के लिए। इसमें नैपकिन वगैरह और फ्रूट वगैरह जैसे होता है वो सब दिए गए हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत पहली 2 बालिकाओं या जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में आज ही पंजीकरण कराएं और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ उठाकर अपनी बेटियों का सुरक्षित और सुनहरा भविष्य संवारें। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना हमारी बेटियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने का प्रयास है। बेटियां हमारे देश का भविष्य हैं। बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम अपने समाज को और अधिक खुशहाल बना सकते हैं। स्वस्थ हो मातृत्व, सुरक्षित हो बचपन, कुल ज्योति कन्या से रोशन हो जीवन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रघुनंदन भदौरिया जी, सवाल ये उठता है, फिर से मैं सवाल वही कर रहा हूं कि जब सारी कंपनियां प्रॉफिट में जा रही हैं तो आखिर इनका निजीकरण क्यों? निजीकरण तो उनका किया जाता है ना कि जो कंपनियां घाटे में हो। जैसे आपने कहा कि बीएसएनएल घाटे में जा रही है, आप उसका निजीकरण करना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि लगातार कंपनियों को घाटे में धकेला जा रहा है। बीएसएनएल का सारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब प्राइवेट कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, वो 300-300% मुनाफा कमा रही है, लेकिन बीएसएनएल घाटे में जा रहा है। रघुनंदन जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। हाँ जी रघुनंदन जी, सवाल ये है कि जो कंपनियां प्रॉफिट में है उनका सौदा क्यों? और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जो कंपनियां प्रॉफिट में थी, सरकारी कंपनियां, उनको जानबूझकर घाटे में ढकेला जा रहा है। बीएसएनएल की बात करें, बीएसएनएल को आपने 4G दिया नहीं, सारे प्राइवेट प्लेयर को दे दिया। ऐसे में बीएसएनएल कैसे मुकाबला करती? तो आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहे हैं कि आप एक एक करके सारी सरकारी कंपनियों को बीमार कर रहे हैं और उसके बाद बेचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा है प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के पहले भी बहुत सरकारें आई और निजीकरण करने का काम किया। नहीं, किसने निजीकरण करने का काम किया है? अब स्थिति ये होती है कि देखिए हमारी वित्त मंत्री है। नहीं रघुनंदन जी, किसी एक कंपनी का नाम बताइए जो बिकी हो दूसरे सरकारों के समय में। देखिए आप ये समझिए कि इतनी मिलें बिक गई हमारे कानपुर की, ये किसके उसमें बिकी है? क्या भाजपा वाले में बिकी है? नहीं, वो बिकी है कि बंद हो गई है? वो बिकी नहीं है, बंद हो गई है रघुनंदन भदौरिया जी। बंद नहीं है, बाद में बेची गई है, उसकी पूरी वो ईटा तक तो बेची पिछली सरकार में कांग्रेस ने 350 करोड़ रुपए दिए थे उसको रिवाइव करने के लिए। ये अलग बात है कि वो रिवाइव नहीं हुई।
नहीं, ऐसा नहीं है, सारी सरकारें देती हैं। एलगी मिल का पैसा तो इसका ये हमारी जो लाल इमली है, इसका तो पैसा हम खुद अपनी सरकार से दिलाने आए थे और दिलाने का प्रयास किया, और कांग्रेसी यहाँ झंडा लगा के बैठ जाते हैं और चाहे जो मजबूरी की बात करते हैं। नहीं, सवाल ये है रघुनंदन जी, जब आप बंद हुई कंपनियों को चालू करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो जो कंपनियां प्रॉफिट में है, फायदे में है, 300% मुनाफा दे रही हैं, उनको बेचने की जरूरत कहां से आन पड़ी? देखिए, ऐसा अभी बिकी तो है नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हैं, हमारे वित्त मंत्री भारत सरकार की बहन निर्मला जी जो कहीं न कहीं कुछ कमियां तो देखी होंगी ना। बिल्कुल आप कह रहे हैं बहुत सी ऐसी कमियां होंगी जिससे कि उन्होंने विचार किया होगा। अब उस विचार को मुझे एक सीधा सवाल करना है। जी रघुनंदन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो हमारा ये है कि देखिए, सरकारें चलती हैं, सरकार जो चलती है उनके मंत्री अपने अपने विभागों को चलाते हैं। और मैं ये समझता हूं, जब से वित्त मंत्री निर्मला रमण बनी है, आप देखिए गांव में खुशहाली आ गई है। कांग्रेसी हंस रहे हैं। एक मिनट सुन लीजिए प्रदीप जी। रघुनंदन भदौरिया जी, इकोनॉमी -23.90% हो गई थी एक समय। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 100 रुपया बेचता हूँ, अब 85 बांट लेते हैं। भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए, आप अर्थव्यवस्था पर बात कीजिए रघुनंदन जी। जा रहे हैं। आप देखिए ना, गांव में खुशहाली आ गई है। गांव में किसान खुश है, लोगों को ढूंढ रहे हैं, बहनें खुश हैं। किसान बॉर्डर पे बैठा है, किसान 8 महीने से बैठा हुआ है धरने पे। वो जो बैठा है आप भी जान रहे हो, आप भी जान रहे हो। आप बताइए ना कौन है वो? मैं ये नहीं कहूंगा। जब आप बताइए कौन है वो? किसान नहीं है। आप आइए बात करिए। आप बात क्या करते हैं? किसान नहीं है, कौन है वो? विपक्ष चर्चा नहीं करेगा, आप डिबेट पे चर्चा कर रहे हो। वो ठीक है, सचिन से क्यों भागा? सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। अरे सचिन जी को मैं ये कह रहा हूं, विधायक जी आपके लोग सवाल तो कांग्रेसी, आपके कांग्रेसियों ने सवाल ले लीजिए, लोकसभा चलने दी। आप सदन के मेंबर रहे, सवाल ले लीजिए। देखिए प्रदीप जी, मैं कहना चाहूंगा, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ। ये लोग कहते हैं ना कि 70 साल में पहली बार इन्होंने किसानों के भविष्य पर चोट मारी है। जब किसान कानून बनाया, उससे पहले इन्होंने अडानी की गोदामें बना दी कि ये अनाज किसान जो है अनाज बेचे और उसका पूरा मुनाफा हमारे पूंजीपति मित्रों को होगा। तो ये सरकार की मंशा स्पष्ट है। जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि हर को पूरा किसानों की मिल रहा है, भविष्य था वो चौपट रहा है, निजीकरण में 2 बार मिल रहा है। ये भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। इसको चौपट करने के लिए आई है। आप लोगों को मैं 90% बढ़ता था। पहली बार जब स्कूटर उठाई और विकल्प को यही तो कष्ट है, इसलिए तो सदन में चर्चा नहीं किया, बनने जा रही है। सदन से भागे, इसीलिए कंपनियों सदन में पर्चे फाड़े। आप लोगों ने जो देश की जनता नहीं, विश्व देखती लोकसभा राज्यसभा को, वो आपकी हदधर्मी है, आपके हदधर्मी है। आप जैसे सब इकट्ठा होके इस देश का भविष्य नहीं चाहते हो, इस देश का भविष्य आपके बीच में नहीं है। आपकी मंत्री प्याज के दाम बढ़ गए, नहीं करती लेकिन प्याज के जब दाम बढ़े, किसानों की बात नहीं करेंगे, तेल के दाम बढ़े, बहनों की बात नहीं करेंगे। लेकिन अब हम क्या आपको बतावें सचिन जी, कांग्रेस जो है अब साफ है। तेल के आप अपनी नियत, हमको एक प्रश्न आपसे पूछा चाहता हूँ, बंगाल में क्यों ऐसी स्थिति बढ़ गई थी? तो आप वहाँ 0 हो गए, क्यों नहीं चुनाव लड़ा? चिंता मत करिए, आप भी 0 होने का
जीरो होने भारतीय जनता पार्टी का जीत है। भारतीय जनता पार्टी सरकार न बने, जीरो होने के लिए अब आतुर है। अब जनता कौन से कीड़े हैं आप में? चाल केरल चली में कौन जीरो से कीड़े हैं? केरल में विरोध करेंगे। अच्छा सचिन जी, बात आपकी हो गई। रघुनंदन भदौरिया जी, आपकी बात भी हो गई, दोनों लोग शांत हो जाइए। रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित सक्सेना जी, 1991 में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू किया कांग्रेस ने, और लेकिन उस समय जो वर्ल्ड बैंक थी उसने कहा कि देश में, भारत में सरकारी का जो कर्मचारी है उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सिर्फ सैलरी में, इसको कम करना पड़ेगा। 1991 से इसमें लगातार कमी की जा रही है। आपको नहीं लगता कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता है, जिसकी वजह से सरकार पर भार बढ़ता है, वो आउटपुट नहीं ले पाती सरकार? मतलब सीधा जवाब ये होगा कि यानी सरकार इस लायक नहीं है कि वो अपने सरकारी कर्मचारियों से काम ले पाए। पहले मेरी बात समझिए, पूरी बात, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, अभी इन्होंने एक बीच में बात छेड़ दी किसान बिल की, दूरदर्शिता की बात कह दी इन्होंने अपने मंत्री की। ये दूरदर्शिता है किसान बिल में कि अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज ये आवश्यक वस्तु नहीं है। आप समझ रहे हैं किस कृषि बिल में इन्होंने क्या कहा? ये आवश्यक वस्तु नहीं है। तो आवश्यक वस्तु क्या है? दूसरा, इससे ज्यादा हंसने वाला स्टेटमेंट ये था, बिना एमएसपी का बिल पास हुए इनकी सरकार ने कह दिया कि हम एमएसपी की गारंटी लेते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि सरकारी जो कंपनियां जिनका प्राइवेटाइजेशन होगा उनके कर्मचारियों का हित का हम ध्यान रखेंगे। अरे जब कंपनी आपके अंडर में ही नहीं रहेगी आप कैसे करेंगे? मेरी बात समझिए, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हूं। प्रदीप जी मेरी बात सुनिए, क्योंकि इन लोगों ने अरे उसके पहले मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आया हूं। मेरा सीधा सा काम है, हम लोग क्या करते हैं, आप भी जैसे हैं, आप क्या है KRA तय होगा कि प्रदीप जी अपने जॉब के दौरान ये KRA तय करेंगे तो जॉब कंटिन्यू रहेगी, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना? इन्होंने क्यों नहीं किया इन सरकारी कर्मचारियों के लिए काम? तो फिर नेता भी नहीं कर रहा, मैं बार बार कह रहा हूं, काम तो नेता भी नहीं कर रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है रोहित जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रघुनंदन भदौरिया जी, बहुत सही बात उठाई कि अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है और सैलरी ज्यादा जा रही है, सैलरी का लोड ज्यादा है, ऐसे में तो जो सरकारें हैं, सरकारों पर भी तो अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। संसद में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, संसद में काम नहीं हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं उनकी नौकरी चली जाती है मंत्रियों की? समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, ममता बनर्जी है, इसके यही सब है। इन्होंने संसद नहीं चलने दी, इतना बड़ा नुकसान कराया है। अरे भाई रघुनंदन जी खुद ही उसके उदाहरण है। एक टेन्योर, सुनिए रघुनंदन जी उसके खुद उदाहरण है। एक टेन्योर ये विधायक बने, लेकिन जिस समय जब बीजेपी की पीक पे लहर थी ये हार गए, यानी इन्होंने काम नहीं किया था। अब समझिए तो काम नहीं करने वाली नहीं चुन रही है। देखिए सवाल ये है रोहित, रघुनंदन भदौरिया जी, एक मिनट रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बैठाला है रघुनंदन भदौरिया जिस क्षेत्र से लड़ते हैं उस क्षेत्र में 60% जो भाजपा का विरोध करने वाले मेरे भाई हैं, जिनको तुम लोग चाहे आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी बहुजन पार्टी हो, सभी उनको अपने पास रखने का आप विकल्प खोजते रहते हो। नाम तो खोलिए किन लोगों को। ठीक है, बात सुनिए, लोगों का जिक्र कर रहे हैं आप। सिंगल अभी हमारी लड़ाई हुई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक हो गई। आप पार्टी पता नहीं तब रघुनंदन जी ने कहा कि इनको पता ही नहीं है कश्मीर में चुनाव होने वाला है। रघुनंदन भदौरिया जी, रघुनंदन भदौरिया जी रुकिए, कानपुर के हो, रघुनंदन जी रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरी बात ही नहीं समझ पाए, बात को यहाँ बता दीजिए। तुम्हारी हिम्मत, रघुनंदन भदौरिया जी, है तुम्हारी रघुनंदन जी, बात हो गई आपकी, रुकिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जनता पार्टी का विधायक होते हुए कौन सा काम जनता का नहीं किया है?
तुम्हारे रघुनंदन जी रुकिए, मैं आपके बता रहा हूँ भाई, बहुत काम कर दिया आप लोगों ने। अगर आपका ये कहना है कि काम पे सचिन रावत जी, काम नहीं सचिन रावत जी, रोहित सक्सेना जी, लेकिन तुम लोगों ने, आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए। कहना नहीं चाहता हूँ कि रघुनंदन भदौरिया जी आराम से 3 तलाक समाप्त किया तो उसमें भी आप लोगों ने आंगुली उठाई, बहनों की इज्जत बचाई गई उसमें भी उठाई, बार बार उन्हें शादी करनी पड़ती थी, अगर वो बचाया उसमें भी तुम सबने आंगुली उठाई। तो उनके लिए भी एक कानून ले आते हैं। 3 तलाक और 370 पर बात नहीं हो रही है, सचिन जी के पास चलते हैं। अरे उनके लिए भी कानून ले आते हैं जो बिना तलाक के। रोहित सक्सेना जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विधानसभा में एक करवानी है आपको, बताओ, बताइए, तुम्हारी अगर परवाह कर लीजिए, आपके नेता हो, वो भी तो बहनें हैं हमारी, वो भी तो बेटियां हैं, वो भी तो माँ है हमारी, मैंने छोड़ के बैठे हुए हैं। चाय वाला मेरा है, मिठाई वाला मेरा है, मोची मेरा है, वहाँ का सब जहाँ देखो वहाँ मेरा। रघुनंदन भदौरिया जी 370 रघुनंदन जी सवाल सुनिए भाई, आप लगातार ऐसे बोलते जाएंगे तो बात कैसे बनेगी? रोहित सक्सेना जी आप भी रुकिए। आपको नहीं मालूम है 60% मेरे यहाँ मुस्लिम है। आप मेरी बात को अन्यथा ले रहे हैं रघुनंदन जी, गलत बात है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। रघुनंदन भदौरिया जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं चल रहा है। आप मेरी बात को पहले मेरा हिसाब है, आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी बारी बोलेंगे रघुनंदन भदौरिया जी आप रुकिए भाई, मुझे सचिन जी से कुछ सवाल लेने। रघुनंदन जी आप रुकिए, ले गए आप तुम्हारी। रघुनंदन भदौरिया जी आप रुकिए भाई, आप सुन ही नहीं रहे कोई बात। रघुनंदन जी रुकिए भाई, आप पार्टी के नेता झूठे हो, मक्कार हो, गद्दार हो, क्या नहीं हो। ठीक है, हो गई बात। सचिन रावत जी बात कभी ना करना मंच पे, राजनीतिक करना मैं चुप हूँ, लेकिन यह कहने ना मैं क्यों हार गया, विश्लेषण करो तुम्हारी। आप ले गए हैं, आप मैंने क्या कहा, आपने क्या समझा? क्यों हारूं? आप पहले विश्लेषण करो, मैंने क्या कहा? विश्लेषण करो, मेरे व्यवहार में विश्लेषण करो। मैंने कौन हिंदू मुस्लिम से डिसाइड किया आपने काम न किया हो? आप जाइए तो मेरे क्षेत्र में, अरे आप जहाँ जहाँ मुसलमान बेगम फुलवा हो, अजीतगंज हो, आपका चाहे सुजातगंज हो, चाहे चंदारी हो, चाहे गदियाना हो, चाहे जाजमऊ हो, चाहे सराफाबाद हो, चाहे रसूलाबाद हो, आप जाइए मुसलमानों में, अगर मेरा काम न मिल जाए। लेकिन हारा हो रघुनंदन भदौरिया जी, अगर आपकी बात खत्म उनको वैसा सिखा दिया है। रघुनंदन भदौरिया की आवाज बंद कर दिया। रघुनंदन जी इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, रोहित सक्सेना जी आप भी रुकिए भाई, आप लोग को डिबेट को डिटेल कर दे रहे हैं। अरे जीरो क्यों हो गई? अरे मैं तो उस मोदी का कार्यकर्ता हूँ, मैं उस योगी का कार्यकर्ता हूँ जहाँ योगी की वजह से आज महिलाएं रात में घूम रहे हैं। रघुनंदन भदौरिया जी अगर आपकी बात खत्म हो गई हो योगी तो हम डिबेट को आगे बढ़ाएं। रघुनंदन भदौरिया जी आपकी बात सुनूंगा नहीं मैं। रघुनंदन भदौरिया जी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आप बात नहीं सुन रहे हैं, आप चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। मुझे सचिन जी के पास जाना है। मैं चुनाव हारा हूँ तो केवल आप भी जानते हैं प्रदीप जी, आप भी, आपको नहीं मालूम मैं कैसे चुनाव हारा हूँ और हमें नहीं। ठीक है, ये क्यों हो गई बात, ये व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है रघुनंदन भदौरिया जी, यहाँ व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है, आप शांत हो जाइए, आपके पास आ रहा हूँ। सचिन जी के पास चल रहे हैं। कोई बात नहीं, अरे रुकिए भाई, काम देखिए क्या काम किया आपने, क्या नहीं किया आप? जो बातें वो बात करिए ना, जिस मुद्दे पे बात हो रही है। एक काम बताइए तो अपनी विधानसभा हमने जाके जनता के बीच में काम न किया हो। अरे भाई काम करने वाला कैंडिडेट जीतता, मैं ये रोहित सक्सेना जी बात यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं हो रही है, आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। नहीं रहे रघुनंदन जी, रोहित सक्सेना जी आप व्यक्तिगत हो रहे हैं, कभी किसी को नहीं हो रहा हूँ। आप इनको मेरी बात समझाइए, मैंने क्या कहा इनसे। तो मैंने सचिन जी के पास चल रहा हूँ भाई। सचिन जी किया होता तो हार क्यों जाते? ये रघुनंदन भदौरिया जी, अरे तुम रघुनंदन भदौरिया जी बात आपकी हो गई, शांत हो जाइए, मुझे सचिन जी के पास जाना है भाई। सचिन जी सवाल ये है कि 1991 से जब आर्थिक उदारीकरण का काम हुआ, उसके बाद से लाखों वैकेंसी खाली पड़ी रही सरकारी कर्मचारियों की, आप लोगों ने उनको फिलअप नहीं किया, क्यों नहीं भरा?
आप अगर सरकारी कर्मचारियों के इतने हितैषी हैं तो उन सरकारी कर्मचारियों को नौकरी देना चाहिए फिर। बहुत बढ़िया, मजा आ गई, बहुत फर्स्ट क्लास। मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सरकारी कर्मचारी जो हैं उनके लिए हर एक आयोग बना करके उनका हर बार का मानदेय बढ़ाने का काम किया। जैसे कि आखिरी तक हम लोगों ने सातवां वेतन आयोग भी लागू करने का काम किया और हम लोगों ने ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं छोड़ी। अगर नौकरी देने के नाम पर रहा, रेलवे, जितनी भी और भी जो सरकारी एजेंसियां रही, सब सारी नौकरी कैसे दी आपने? नौकरी देने का काम किया। नौकरी कैसे? मैं कह रहा हूँ ना, रेलवे में 18 लाख नौकरियां खाली पड़ी थी, आपने नौकरी नहीं दी। दूसरे विभागों में लाखों नौकरियां खाली पड़ी थी, वैकेंसी थी, आपने नौकरी क्यों नहीं दिया? बिल्कुल प्रदीप जी, आपका सवाल वाजिब है। मैं बताना वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहां तक हम लोगों ने कोशिश की, हम लोगों ने कई विभागों में नौकरियां दी, लेकिन हम लोगों ने जो नौकरियां नहीं दी उसके बाद में हमारी गवर्नमेंट जा चुकी थी 14 के बाद में, जब मोदी सरकार के बाद आपकी गवर्नमेंट किया था। और आपकी गवर्नमेंट कहाँ थी जो आप जांच कर लेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखिए हमारे वैचारिक मतभेद जरूर है। सचिन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि रायबरेली में आपने फैक्ट्री लगाई, वो नहीं चल रही है। आपने तमाम फैक्ट्रियां लगाने का ऐलान किया, लाल इमली को 350 करोड़ रुपया दिया, वो आज तक बंद पड़ी हुई है। स्कूटर इंडिया पनप नहीं पाया, आखिर ये कंपनियां क्यों नहीं पनप पाई? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने कहा। देखिए 30 साल से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं और केंद्र में जरूर हमारी सरकार आती जाती है। केंद्र में तो आपकी 10 साल से सरकार थी सचिन जी। देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए जहां स्कूटर इंडिया का मामला था, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने स्कूटर इंडिया के जो कर्मचारी थे उनके लिए हर संभव मदद की। लेकिन जब योगी सरकार आई उसके बाद में जितनी कंपनियां थी उनको उनका वेतन क्यों नहीं मिल पाया? क्या मिली भगत थी? क्या आपने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया सचिन जी। उनको प्राइवेट जब आपका उदारीकरण शुरू हुआ और वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अरबों रुपए सरकारी कर्मचारी के लिए जा रहे हैं, इसको डाउनसाइज करना पड़ेगा, और आपने लगातार डाउनसाइज किया, तो फिर आप भाजपा पर आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो कंपनियां बेच रही है? बिल्कुल आरोप क्या खुला है प्रदीप जी। क्या आपने नहीं देखा कि ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं बची है जिसको निर्मला सीतारमण मोदी जी ने बेचा ना हो? जब महंगाई की बात होती है, प्याज की बात होती है, तो यही निर्मला सीतारमण जी कह देती है कि प्याज के दाम है तो मैं प्याज ही नहीं खाती। आज सरसों के दाम जो है 200 रुपए लीटर हो गया, क्या सरसों का तेल नहीं खाती क्या निर्मला सीतारमण जी? तो ये जो है लगातार निजीकरण करने से निरंतर महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। आज जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम कम है तब भी महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। डीजल पेट्रोल पे जो टैक्स लिया जा रहा है वो अडानी अंबानी के जेब में क्यों भरा जा रहा है? क्या दर्शाता है कि ये सरकार? ठीक है सचिन जी, समय कम है हमारे पास में। रघुनंदन भदौरिया जी, आपका फाइनल कमेंट, आखिर इस निजीकरण से आपको हासिल क्या होगा? अपनी ऑडियो खोल लीजिए रघुनंदन जी। प्रदीप जी, हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि सरकार अपना दायित्व निभा रही है। सरकार जो कर रही है हम उसके कार्यकर्ता है, अच्छा करेगी तो हम उसके साथ हैं और समाज आपकी को नजर में अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है बता दीजिए। देखिए मैं इतना जानता हूं कि सीतारमण जैसी वित्त मंत्री कभी ना हो 16 घंटा मेहनत करती हैं हमारी बहन जी। अरे 24 घंटे काम करें लेकिन सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। ठीक है रघुनंदन जी, मुझे समझ आ गई आपकी बात, समझ आ गई। रघुनंदन जी बात हो गई, रघुनंदन जी माफ करिएगा, समय इतना ही था मेरे पास। रोहित सक्सेना जी आपका फाइनल कमेंट। देखिए ना, एक बार तारीफ नहीं की इन्होंने कि मोदी ने घर घर अन्न पहुंचा दिया, शौचालय बनवा दिया, एक कमेंट कोई किया इन्होंने? सही बात तो भदौरिया जी बात हो गई आपकी जी, हम उस पर चर्चा नहीं करें ना, हम चर्चा करें कंपनियों के निजीकरण की। ठीक है भाई, बात हो गई रघुनंदन जी, रोहित सक्सेना जी आपका फाइनल कमेंट। केवल बात थोड़े होगा, सचिन जी ने ये जैसे कहा कि इनकी सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत काम किया, नौकरियां दी, मानदेय बढ़ाया,
तो सचिन जी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एयर इंडिया का पतन आपकी सरकार से ही शुरू हुआ था। क्योंकि अगर आपकी सरकार, जो पीक प्राइम जोन था, कांग्रेस सरकार नरेश गोयल के साथ मिलकर के इतना बड़ा कांड नहीं करती, तो मेरे हिसाब से सारे पीक जो फ्लाइंग टाइम थे वो सारे एयर इंडिया को मिलते। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने मानदंड की बात करी। मानदेय अगर आपने बढ़ाया तो उसके लिए आपको पैरामीटर्स बढ़ाने चाहिए थे कि जो परफॉर्म करेगा उसका सैलरी बढ़ेगा, जो नहीं करेगा। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट की तर्ज पे काम क्यों नहीं करते हैं? आप प्राइवेटाइजेशन क्यों करने की बात कर रहे हैं? आप प्राइवेट की तर्ज पे काम कर लेते। आपने जब मानदेय बढ़ाया था तो आप उसमें कह देते कि भाई इन पैरामीटर जो काम करेगा। जी, समय हमारे पास इतना ही है, माफ करिएगा, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात साफ सी है कि जो कंपनियां लगातार फायदा दे रही हैं, मुनाफा दे रही हैं, उनका निजीकरण क्यों? सरकार का ये कहना है कि कंपनियों को तभी बेचना चाहिए जब वो मुनाफे में हो, जब वो पीक में हो, तभी वो बिक सकती हैं, अदरवाइज वो बिकेंगी नहीं। बात एयर इंडिया की करें, एयर इंडिया पिछले कई सालों से लगातार सरकार बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसलिए नहीं बेच पा रही क्योंकि करोड़ों रुपए की लायबिलिटी उनके ऊपर बनी हुई है। यही कारण है कि एयर इंडिया में कोई हाथ नहीं डालना चाह रहा है। तो इसीलिए सरकार, जो कंपनियां अभी फायदे में है, उनको बेचने की कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इनको बेच करके प्राइवेट प्लेयर के हाथों में दिया जाए, जिससे कि कंपटीशन शुरू हो चुके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले।